स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि वेस्ट बंगाल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है भारत का, वहां से काफी सारी जो कंपनियां हैं वो अपना ऑफिसेज बंद करके दूसरे राज्यों में जा रही हैं। बेसिकली एक प्रकार का कॉर्पोरेट एक्सोडस बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, 2200 कंपनीज मूव्ड आउट ऑफ बंगाल इन 5 इयर्स। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेशली आज के टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक कंपटीशन भी बना हुआ है राज्यों के अंदर कि कौन कितनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। जैसे रिसेंटली आप महाराष्ट्र में और गुजरात में काफी कंपटीशन देख रहे थे कि किसके पास सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आएगी, किसके पास यहाँ पर जो रिफाइनरी की इंडस्ट्री आएगी। तो यहाँ पर इस समय अगर कोई स्टेट कंपनीज लूज करता है तो एक काफी बड़ी बात हो जाती है। तो इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी IQ पर 21 अप्रैल से एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। मतलब अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, पर्सनल मेंटर आपको मिलेगा। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए राज्यसभा के अंदर रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार वेस्ट बंगाल से कितने कंपनीज बाहर गई हैं। देखो क्या होता है ना, आज के डेट में अगर आप देखिए तो एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, किसी ना किसी जगह पर होगा और उनका कारोबार काफी फैला होता है। तो अलग अलग जगह यहाँ पर वो अपना ब्रांचेस भी खोल के रखते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर जहां पर भी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे काफी ज्यादा फायदा होता है, राज्य को भी फायदा होता है, रेवेन्यू आता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का कौन से जगह पर है, कौन से राज्य में है, वो काफी मायने रखता है। तो रिसेंटली यहाँ पर राज्यसभा में सवाल पूछा गया था कि वेस्ट बंगाल से कितने ऑफिसेज ने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कितने कंपनीज ने उसको शिफ्ट किया है। और यहां पर जो जवाब पता चला है काफी चौंकाने वाला है। करीब 2227 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वेस्ट बंगाल से शिफ्ट करके दूसरे राज्यों में ले गए हैं। ये मैं बता रहा हूं 2019 से लेकर 2024 के बीच में। एंड इसमें से भी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि लिस्टेड कंपनीज के ऑफिसेस कितने हैं। मतलब 2227 कंपनीज में से 39 कंपनीज ऐसी हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं। लिस्टेड का मतलब हुआ जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, मतलब वो काफी हाई वैल्यू जनरेट करती हैं, बड़ी कंपनीज होंगी और उनका शिफ्ट होना और भी ज्यादा मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेशन दिखा रहा है कि एक शिफ्ट देखने को मिला है कॉर्पोरेट डायनेमिक्स में वेस्ट बंगाल के अंदर। और यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने इस चीज को रिवील किया था क्योंकि एक सवाल उनसे पूछा गया था राज्यसभा में और उन्होंने यहां पर कई रीजंस बताए। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कन्वीनियंस है उसमें काफी प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी की प्रॉब्लम होगी, मतलब चीजें सस्ते दाम पर नहीं हो पा रही हैं। बेटर मैनेजरियल कंट्रोल जो है उसकी वजह से कई बार जो कंपनीज हैं वो वहां से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। और ये जो एक्सोडस है, लेट मी टेल यू, ये कई सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी हो, फाइनेंस से जुड़ी कंपनी हो, कमीशन एजेंसीज हो गई, ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, वो सारे शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिसेस को। और देखिए हमारे देश में जो कंपनीज एक्ट है वो अलाउ करता है कंपनीज को कि वो अपना ऑफिसेस चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किसी एक राज्य में है और आप चाहते हो दूसरे राज्य में रजिस्टर करना तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। ये एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन 13(4) है वो, और साथ ही साथ जो कंपनीज रूल्स 2014 है उसके तहत जो रूल 30 है वो अलाउ करता है इस तरह की चीजें। और देखिए सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि एक समय हुआ करता था जब बंगाल इसमें काफी आगे होता था। जैसे 1970s तक अगर आप देखोगे, देखो वैसे तो महाराष्ट्र हमेशा से काफी आगे रहा है, तो महाराष्ट्र तो टॉप पर होता ही था रजिस्टर्ड नंबर ऑफ ऑफिसेस की अगर हम बात करें, रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर अक्सर बंगाल होता था, वेस्ट बंगाल। और ब्रिटिशर्स के टाइम में भी हम सबको पता है वेस्ट बंगाल का कितना मायने रहता था। तो लेकिन 1970s के बाद से जैसे जैसे वहां पर हालात बनते गए, उसके बाद से 2021 तक का जो डेटा है वो बताता है कि ये फिसल कर 8th स्पॉट पर हो गया है। मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं किसी राज्य में उसके टर्म में ये 8th स्पॉट पर आ गया है। और यहां पर महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। ऑब्वियसली बात है हमारे देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है जिसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं अपने ऑफिसेस को वेस्ट बंगाल से। देखो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, ये काफी मायने रखता है। स्पेशली देखिए किसी भी जगह पर बिजली और सड़क,
ये 2 ऐसी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो सही नहीं है तो कोई भी कंपनी आपके राज्य में क्यों आना चाहेगी? तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब कौन-सा राज्य आपको ज़्यादा बेटर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है। बहु आप सिर्फ़ पेपर वर्क में फँसा के रखोगे तो कोई कंपनी आना नहीं चाहेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो एक परसेप्शन होता है वो भी काफ़ी मायने रखता है कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा हिंसा तो नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? तो कई बार इसको देखते हुए भी यहाँ पर कंपनीज़ आना नहीं चाहती। वो हम अक्सर उन्हीं जगहों पर जाना चाहती हैं जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस फ्रेंडली है। सरकार सपोर्ट करती है उस चीज़ को, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। अक्सर वहाँ पर अगर फाइट होती रहेगी, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, धरने होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इनफैक्ट तमिलनाडु, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेकर आते हैं और उनका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो काफ़ी रोबस्ट है, जिसकी वजह से कंपनीज़ इन राज्यों में जाना चाहती हैं। और कहीं न कहीं ये जो मूवमेंट है कंपनीज़ का शिफ्ट होने का वेस्ट बंगाल से, स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था लिस्टेड कंपनीज़ का, ये दिखाता है कहीं न कहीं जो बंगाल है उनको अर्जेंट बेसिस पर अपने पॉलिसीज़ में रीअसेसमेंट करने की ज़रूरत है ताकि वो बिज़नेसेस को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो तो एक रीज़न बताया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वेस्ट बंगाल में, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखो, जो कॉर्पोरेट ऑब्जर्वर्स हैं उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल की जो इनएबिलिटी है बिज़नेसेस को एक तरह से रिटेन करने की, उसमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर एक वेकअप कॉल है पॉलिसी मेकर्स के लिए और ये ट्रेंड हाइलाइट करता है कि कैसे यहाँ पर अगर ये रिफॉर्म्स नहीं अपनाए गए, यहाँ पर चीज़ों में सुधार नहीं की गई, तो सेम उसी प्रकार से और ज़्यादा कंपनीज़ वेस्ट बंगाल से शिफ्ट होकर बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट्स में जाएँगी। जैसे चाहे वो गुजरात हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, वो उधर की तरफ जाना चाहेंगी। और वेस्ट बंगाल जो है वो लगातार अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट फुटप्रिंट उसका डिमिनिश होता जा रहा है। उसका सबसे प्राइम एग्जांपल टाटा का जो प्लांट बना था, वहाँ से वो फिर शिफ्ट होके गुजरात की तरफ गया। तो इस तरह की जो चीज़ें और जो हेडलाइन आती है ना, वो बहुत ही एक नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट करती है। देखो, अल्टीमेटली क्या है, देश के हर एक राज्य को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि गुजरात और महाराष्ट्र या तमिलनाडु अगर ये आगे हो गए तो पूरा भारत हो गया, नहीं। स्पेशली हमारा जो ईस्टर्न वाला बेल्ट है वो काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो सबका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बंगाल में लाने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट जो है वहाँ पर आए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बेसिकली ये जो फाइट है ना, वो आपको सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सवाल पूछा गया था राज्यसभा के अंदर वो एक्चुअली बीजेपी एमपी समीक भट्टाचार्य जी के द्वारा पूछा गया था कि कितने कंपनीज आउट हुए थे, और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी ने उसको पकड़ लिया। और यहाँ पर जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया ट्विटर पर और कहा कि देखिए ये बहुत कंसर्निंग है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लैक ऑफ जॉब्स, ट्रेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सब की कमी आपको देखने को मिल रही है। वैसे यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस है उनका भी रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक माहौल क्रिएट कर रहा जा रहा है और जानबूझकर जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये बायस्ड हैं और लोडेड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो साकेत गोखले हैं, टीएमसी के राज्यसभा एमपी, उन्होंने इस चीज को लेकर सवाल उठाया और कहा कि क्यों इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जानबूझकर वेस्ट बंगाल को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उन्होंने सवाल ये भी पूछा कि जब बीजेपी को कोई सवाल पूछना ही था तो वो ये भी पूछ सकते थे कि कितने कंपनीज ने रजिस्टर किया, ये क्या बात होती है कि कितने कंपनीज ने शिफ्ट किया अपने आप को। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। टीएमसी ने ये चीज को स्वीकार तो किया है कि देखिए 1970s के बाद जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनमें गिरावट आई है, लेकिन उसका ब्लेम उन्होंने लेफ्ट गवर्नमेंट की तरफ कहा। मतलब ममता बनर्जी के आने के पहले अगर आप देखोगे तो लंबे समय में कई दशकों तक लेफ्ट की सरकार रहा करती थी वेस्ट बंगाल में। तो ये ब्लेम एक्चुअली वो उधर की तरफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी टारगेट कर रहे हैं कि एक तरह से फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, वैसे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें आप देख सकते हो संजीव सान्याल हो गए, आकांक्षा अरोरा, उन्होंने मिलकर एक स्टडी किया था जिसमें जो भारत के अलग अलग राज्यों का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कैसा था, उसमें उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। और देखिए इसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि 1960s तक देश के अंदर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु ये सबसे बड़े हब हुआ करते थे इंडस्ट्रीज के। भारत के 3 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे ये। और आप देख सकते हो उसके बाद से 1960s के बाद इनकी जर्नी काफ़ी अलग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखोगे, ये आपका ग्रीन कलर ये महाराष्ट्र को दिखा रहा है। इनका शेयर जीडीपी में शेयर कितना है,
भारत के जीडीपी में शेयर कितना है। तो ये आप देख सकते हो, ये महाराष्ट्र की जर्नी रही है। और वहीं अगर रेड कलर अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल को दिखाता है। तो 1960s में अगर आप देखो तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कोई बहुत डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर जीडीपी में शेयर महाराष्ट्र का लगभग 12-12.5% था और वहीं वेस्ट बंगाल का शेयर 10.5% के आसपास हुआ करता था और तमिलनाडु नीचे था, करीब 8-8.5%। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, लगातार 1960s के बाद जो है वेस्ट बंगाल के जो शेयर है जीडीपी में वो गिरता गया और आज के डेट में भारत के जीडीपी का सिर्फ 5.6% शेयर ही ये आपको वेस्ट बंगाल का देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र काफी कंसिस्टेंट रहा है और आज भी लगभग 13-13.5% शेयर महाराष्ट्र के पास है। वहीं तमिलनाडु आप देखिए कितना ग्रो किया है कि उसने भी यहाँ पर उसको बढ़ाने की कोशिश की। 1980s तक तमिलनाडु में जो शेयर है वो 6-6.5% हो गया था और आज के डेट में ये 9% हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनफैक्ट पर कैपिटा इनकम के टर्म में भी अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल काफ़ी पीछे हो गया है। इनफैक्ट उड़ीसा और राजस्थान से भी नीचे चला गया है। जस्ट इमेजिन, ये अगर आप देखोगे तो 1960-61 में जितना पर कैपिटा इनकम था ना पूरे देश का एवरेज, उसका 127% वेस्ट बंगाल का हुआ करता था और आज के डेट में देश के एवरेज का सिर्फ 83% ही वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम है और वहीं उड़ीसा का आप देखिए 88% है, राजस्थान का 91% है। मतलब राजस्थान और उड़ीसा से भी नीचे चला गया। अब देश के टॉप की अगर हम बात करें तो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम अगर आप नेशनल एवरेज से देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 250% है। तेलंगाना 193%, कर्नाटका 180%, हरियाणा 176, तमिलनाडु 171। तो यहाँ पर एक वेकअप कॉल होना चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए भी कि वो पहले का जो उसका एक वर्चस्व हुआ करता था इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, वो कैसे वो वापस ला सकते हैं। देखने वाली बात होगी। अब बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जाने से पहले इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से किसको पेपर गोल्ड के तौर पर भी कहा जाता है? राइट, इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है फाउंडेशन बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सिविल डे प्रिपरेशन के तहत। आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए एंड इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइफ ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।